Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज CUET PG PYQ सीरीज में हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2023 और 2022 के 2023 और 2022 CUET PG एग्जाम में आए हुए मैकेनिक्स के PYQs इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि मैकेनिक्स से क्या इंपॉर्टेंट आता है, तो लगभग उसी पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैकेनिक्स के क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं होते, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, यानी कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। थ्योरी आपकी क्लियर है तो ये हो जाते हैं। न्यूमेरिकल या कोई डेटा पुट करने वाली वैल्यू इनमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है। होती भी है ऐसे कोई क्वेश्चन, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज़ सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप CUET PG फिजिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जो टेस्ट सीरीज है, लीडर टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे और 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। वीडियो सॉल्यूशंस इनके अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो है 550 रुपीज़ ओनली, और ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी निंजा प्रेप बाय कपिल सर पर, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2023 शुरू के जो 8 क्वेश्चन है वो 2023 CUET PG के एग्जाम है, और बाद के जो क्वेश्चन है वो 2022 के। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास, दो बॉडी है जिनके अलग अलग मास है, मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रही है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा ये पूछा है। देखो, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m, जहां पी जो होता है वो होता है मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या हो गई? सेम हो गई। दो बॉडी है, एक को मान लेते हैं 1 और एक को मान लेते हैं 2। तो सिंस ke1 इक्वल्स टू क्या हो गया? ke2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं p1 स्क्वायर अपॉन 2m1, और इधर लिख सकते हैं p2 स्क्वायर अपॉन 2m। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? p1 अपॉन p2 इक्वल्स टू अंडर रूट m1 अपॉन m। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि p प्रोपोर्शनल है किसके? m। तो हमें यही पूछा है कि किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बॉडी ऑफ ग्रेटर मास विल हैव द ग्रेटर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन सेकंड में बोला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है। देखो, जो वेलोसिटी है वो वेरिएंट होती है। वेलोसिटी जब हम दूसरे फ्रेम में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी निकालते हैं एक एस प्राइम फ्रेम के अंदर, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है v या u माइनस v। जो v है वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। और जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब टक्कर के पहले और टक्कर के बाद वाली कहानी वो क्या रहेगी? इनवेरिएंट रहेगी। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी पर ओवरऑल जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड आर ट्रू। टू दोनों क्या है? एकदम करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा 2w ओवर एक्स। तो 2w की वैल्यू कितनी है? 15600। एक्स की वैल्यू सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1.12 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन, है ना। इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ द अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ डे, है ना। अर्थ की जो रेडियस है उसकी इनिशियल रेडियस की हाफ हो जाए तो व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द डे। तो अर्थ जो है वो प्लेनेट है, किसका है? सन का। तो अर्थ के लिए क्या लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। यहाँ पर आप अप्लाई करोगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करोगे तो वो क्या लिखोगे? I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। अर्थ जो है वो कैसी है? स्फेरिकल है, तो स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5। ये कितना हो जाएगा? m1 r1 स्क्वायर। ओमेगा 1 को मैंने लिख दिया 2 पाई अपॉन t1। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5 m2
R2 स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन T2। 2 बाई अपॉन 5 M1 M2 ये हो गया कैंसिल और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। हमें निकालना है T2, तो T2 अपॉन T1 जो है T2 अपॉन T1 वो किसके इक्वल हो जाएगा R2 अपॉन R1 स्क्वायर। R2 को हाफ कर दिया इनिशियल वैल्यू का ना, R2 हाफ हो गया इनिशियल वैल्यू का, तो ये हो गया 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4। अब अभी जो टाइम पीरियड है वो होता है 24 आवर्स पर डे, तो 24 डिवाइड बाय 4 तो आंसर कितना आ गया 6 आवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना ABCD having length L and breadth B about an axis। तो पहले तो O के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऐसे सीधा एक्सिस, वो कितना होगा, वो होगा m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक कॉर्नर के अबाउट निकालना है, तो एक कॉर्नर के अबाउट मतलब मैं अगर ऐसे बनाता हूँ, ये बनाया, तो ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी कितनी b/2 और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी l/2। इसको मान लो आप r, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये बनेगा 1/2 बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको आप नाम दे दो ए बी और ये हो गया ओ ओ। तो यहाँ आप लगा लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ये बनेगा आई ए बी इक्वल्स टू आई ओ ओ प्लस एम आर। तो आई ओ ओ जो है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है m/12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया m/4 और ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा m/3 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा 4। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है गिवन वेक्टर एफ इज इरोटेशनल। हाँ, कोई भी चीज इरोटेशनल है तो उसका जो कर्ल है वो जीरो होगा, सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। और अगर उसका इरोटेशनल है और उसका कर्ल जीरो हो रहा है, कर्ल जीरो हो रहा है तो वो क्या क्वांटिटी होगी, कंजर्वेटिव होगी ना, एफ इज कंजर्वेटिव, एफ क्या होगी कंजर्वेटिव भी होगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, रीजन भी उसका सही है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है m1 और एक पॉइंट है m2। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और ग्रेविटेशन फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है यानी कि 1/r स्क्वायर। तो ये सेंट्रल फोर्स होता है पहली चीज, क्योंकि नेचर में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन जो है उसको हम नेगेटिव से शो करते हैं, तो आंसर सी। तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर बोला है जनरल फॉर्म ऑफ सेंट्रल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इक्वल्स टू सी अपॉन आर एन। तो अगर स्क्वायर लॉ से कंपेयर करें तो सी अपॉन आर स्क्वायर। अट्रैक्शन के लिए माइनस लगता है, तो उस केस में सी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, कब, अट्रैक्शन के लिए। और अगर रिपल्शन है तो उसके लिए प्लस होता है, तो प्लस के लिए सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, किसके लिए, रिपल्शन के लिए। तो सी लेस देन जीरो फॉर अट्रैक्शन और सी ग्रेटर देन जीरो फॉर रिपल्शन। तो ए और सी इसके दो करेक्ट आंसर हो गए, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रिजिड बॉडी विद वन फिक्स पॉइंट इज अ रोटेशन अबाउट द सेम एक्सिस। सही है, बिल्कुल सही है। जनरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है रिजिड बॉडी का एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, वो क्या होता है, इज अ रोटेशन अबाउट द सेम सम एक्सिस, सेम नहीं है, सम है। और यदि वो जो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट जो है वो ओरिजिन हो जाए, इफ फिक्स पॉइंट इज ओरिजिन, फिक्स पॉइंट इज ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन हो जाए तो जो ट्रांसलेशन मोशन है वो बंद हो जाती है, देन देयर इज नो ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि मोस्ट जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजिड बॉडी इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ये ऑप्शन आएगा, मेरे हिसाब से ये आएगा। अब पता नहीं इसका आंसर डी भी दिया हुआ है कई जगह, पर ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट वाला
स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये सही स्टेटमेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए नो ए होना चाहिए। फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। मुझे इसका सही आंसर ए लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसीडर अ प्लैनेट मूविंग इन अ elliptical orbit around sun. Which of the following quantity? Aerial velocity. Kepler's second law. केपलर सेकंड लॉ। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है कि यदि ये सन के अराउंड कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया क्या करेगा, स्वैप्ट करेगा। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप्ट करेगा, यानी कि डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एल अपॉन टू एम। एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, जे भी बोल सकते हो उसको, और एम का मतलब होता है मास। तो यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरियल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्पीड ए इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया, क्यू इक्वल्स टू ए वी। फ्लूड फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट बन रही है, तो कंजर्वेशन ऑफ क्या हो गया, ये मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास फ्लो रेट कंजर्व हो रही है। तो ये किस में होगा, लेमिनार फ्लो में होगा। बिल्कुल सही है, लेमिनार फ्लो में यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लग जाएगी, a1v1 इक्वल्स टू a2v2। सेकंड स्टेटमेंट जो है उसमें बोला है, द प्रेशर इन अ लिक्विड इज चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द चेंज वुड बी ट्रांसमिटेड इन एंटायर लिक्विड। बिल्कुल ठीक है, बट विदाउट डिमिनिश द मैग्नीट्यूड। यहाँ पर लिखा है विद द, और ये होता है इसके साथ होता है विदाउट, ये होता है विदाउट डिमिनिशिंग द मैग्नीट्यूड। तो ये जो ऑप्शन है सेकंड, ये गलत लिखा है। अगर यहाँ लिखा होता विदाउट तो ये सही था, उसका मैग्नीट्यूड डिमिनिश नहीं होता, और यहाँ लिखा है कि मैग्नीट्यूड डिमिनिश होता है। तो स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। इन एन इलास्टिक कोलिजन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही है, इलास्टिक कॉलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, लॉस होने का मतलब इनिशियली ज्यादा है, बाद में कम हो जाती है। 2 और 3 सही स्टेटमेंट है, यानी कि बी और सी इसके करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 13, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट मास। तो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट जो होती है वो होती है जीएम अपॉन आर प्लस एच, जीएम अपॉन आर प्लस एच। तो वैल्यूज डाल दो, जो भी आपको वैल्यू है। जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11। मास ऑफ अर्थ जो दिया है वो दिया है 6 इंटू 10 पावर 24, और आर प्लस एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 किलोमीटर इंटू 10 पावर 3। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 6.32 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी नॉट। तो 2 पाई आर की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 10,000, 10,000 किलोमीटर 10 पावर 3। वेलोसिटी कितनी हो गई 6.32 इंटू 10 पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, आर्स में कंप्लीट करेंगे तो ये आएगा 2.76। करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ, अर्थ जो है वो रोटेट करती है ना। तो अर्थ इनर्शियल फ्रेम नहीं है, हालांकि हम मानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम है, उसकी रोटेशन स्पीड जो बहुत स्लो है, परंतु एक्चुअल में जो है वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये रिवॉल्व कर रही है खुद किसके अबाउट, सन के अबाउट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये क्वेश्चंस थे 2022 और 23 के सीयूईटी पीजी एग्जाम के, आपने देखा होगा। और मैंने आपको शुरू में भी बताया कि मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है उनमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बजाय कि जो फॉर्मूला बेस्ड, वो जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो कम होते हैं। मतलब एक पेपर में यदि 8-9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 2 या 3 के 2 के आसपास जो क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, बाकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो ये क्वेश्चन आराम से निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन भी ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2021 के और 2020 के क्वेश्चंस को, और उसके बाद जो रिमेनिंग पेपर है 19, 18, 17 जो भी हैं उनके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर। तो ये लेक्चर आपको अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर।